अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक साहब। नाज़रीन, मुल्क की मुआशी और इक्तिसादी सूरत हाल को इस वक्त संगीन चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हैं। नए वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा है कि मौजूदा जो IMF प्रोग्राम है वो बहुत मुश्किल है, जिसमें IMF की तरफ से सख्त शराइत रखी गई हैं जिनकी सियासी कीमत है। अब सवाल यह है कि ये सियासी कीमत क्या होगी कि आवाम को मजीद महंगाई की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। साथ में उनकी जानिब से यह भी कहा गया है कि IMF से दोबारा बातचीत करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या IMF शराइत पर नजरसानी करेगा ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल जो है वो पहले ही चैलेंजेस का शिकार है। कोरोना की सूरत हाल भी सबके सामने है और अवाम सबसे अहम बात यह कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है। सारे मामले पर बात करेंगे नाज़रीन। इसके साथ साथ पिछली 7 दहाइयों से हम देख रहे हैं कि इलेक्शन में शफाफियत एक अधूरा ख्वाब बना हुआ है। अब इंतखाबात में इस्लाहात का नारा लगाकर आने वाली तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने हम देख रहे हैं कि एक कदम बढ़ाया है और इंतखाबी इस्लाहात के लिए ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन को इस पर इख्तलाफ है। नून लीग हम देखते हैं कि वोट को इज्जत तो देना चाहती है लेकिन शफाफ वोटिंग के अमल में मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, जबकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी मशरूत तौर पर इस्लाहात के लिए तैयार हैं। तो ऐसे माहौल में क्या हुकूमत के लिए इंतखाबी इस्लाहात करना आसान होगा? सारे मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और बात करने के लिए मुझे जॉइन PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रमशेर जमान साहब आपके वक्त का। लेकिन एहतशाम साहब आपसे ही आगाज़ करूंगी। आज वजीर खजाना की जानिब से बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इससे पहले भी हमने देखा कि उनकी जानिब से बयान दिया गया कि अगर 5% ग्रोथ रेट नहीं होती तो फिर मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, मुल्क का चलना मुश्किल हो जाएगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको क्या लगता है, क्या मैसेज दिया गया है? सोनिया, उनके 3 बैक टू बैक स्टेटमेंट अगर आप देखें तो सबसे पहले जब उनके बारे में कहा गया था कि उनको वज़ीर ख़जाना बनाया जा रहा है तो उन्होंने एक TV इंटरव्यू में बहुत खौफनाक बातें की थी पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल के बारे में। और उन्होंने कहा था कि अब तक जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ है, कोई रिफॉर्म नहीं हुई, कोई टैक्स बढ़ाने का तरीका नहीं ढूंढा गया, कोई एनर्जी सेक्टर को बेहतर करने की कोशिश की नहीं गई। उसके बाद से उनको बना दिया गया वज़ीर ख़जाना। और इससे पहले आपने देखा 2 दिन पहले 3 दिन पहले कायमा कमेटी में पेश हुए थे पार्लियामेंट में। वहाँ पे भी बड़ी सीरियस नोयत की बातें की थी और जो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि मिनिमम 5% अगर GDP ग्रोथ रेट नहीं हमें मिलता तो हमारे लिए इंतहाई मुश्किलात होगी। इन सो मनी वर्ड्स ये कह रहे थे कि फिर खुदा न खास्ता मुल्क गया। आज एक बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट वज़ीर ख़जाना बनने के बाद आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सोनिया बगैर लफ्ज़ चबाए जो बातें की हैं ये आई ओपनर है मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए, अपोजिशन के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। उन्होंने कोई वादे वईद नहीं किए, उन्होंने कोई नहीं कहा कि मैं तारे तोड़ के लाऊंगा और सारी चीज़ें ठीक कर दूंगा। उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे 2 पैगाम दिए हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि IMF के साथ जो $3 बिलियन का 6 साल का वादा किया गया इसमें इतनी अप फ्रंट कंडीशनैलिटीज़ यानी जो सबसे पहले शराइत रखी जाती हैं कि आपने पूरी करनी है, इतनी मुश्किल है कि हमारे लिए उसको पूरा करना इतना मुश्किल है कि इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट है। यानी वो जो कह रहे हैं जिस तरीके से आप बिजली के रेट बढ़ाएं, गैस के बढ़ाएं, टैक्सेस बढ़ाएं, आप सब्सिडीज़ ख़त्म करें, आप स्टेट कॉरपोरेशन का खसारा कम करें और रिफॉर्म लेके आएँ सब सेक्टर में, तो ये इतनी आसानी के साथ नहीं होगा। वो कह रहे हैं उसके बाद थोड़ी सी इकॉनमी ठीक हुई थी। एक लफ्ज़ उन्होंने ज़रूर कहा है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, वो क्या होता है सोनिया? वो इनफ्लोज और आउटफ्लोज, जो डॉलर बाहर से आता है और जो मुल्क से बाहर जाता है, इनके दरमियान जो फ़र्क होता है उसको कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। वो कहते हैं उसमें कमी हुई है। डेफिनेटली ठीक है, $20 बिलियन से वो $5 बिलियन तक आ गया, वो एक चीज़। बाकी जगहों पर कह रहे हैं कि मामला ठीक नहीं है। FBR का नाम लिया उन्होंने, कहा FBR आज भी लोगों को हैरेस कर रहा है, बहुत बड़ी हैरेसमेंट है। वो कहते हैं हमारा सबसे बड़ा मुश्किल है, लोग टैक्स देना चाहते हैं लेकिन FBR जो है ना वो जिस तरीके से लोगों को तंग करता है, लोग टैक्स नेट में नहीं आ रहे। दूसरा वो एक बात का और कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जी जिस तरीके से हमारी IMF के साथ बातचीत के लिए हमें दोबारा जाना पड़ेगा। IMF मानता ही नहीं मानता क्योंकि हमारे लिए बड़ा मुश्किल है उनकी शराइत को पूरा करना। और एक और बात भी उन्होंने कह दी है कि जी अगर कोई समझता है कि IMF के चुंगल से हम इतनी आसानी के साथ निकल सकते हैं, ये भी मुमकिन नहीं है। ये और मज़ीद अपने हमें कर्ज़े लेने पड़ेंगे, पुराने कर्ज़े उतारने के लिए। इसका मतलब है कि IMF के चुंगल में अभी रहेंगे। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को नारेबाजी से हटना होगा। हमारी अपोजिशन पार्टियां रात को बैठ के जो हम देखते हैं टेलीविज़न पे हो रहा होता है, मेरा ख्याल हम स्टेट ऑफ डिनाइल में है। खुदा ना खास्ता मुल्क के साथ क्या होने जा रहा है इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। महंगाई के बारे में जिस तरीके से बातें हो रही हैं सोनिया, बार बार शबर ज़ैदी साहब कह रहे हैं, आज भी बात कर रहे थे FBR के चेयरमैन, वो कहते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 400% मिडल मैन वो मुनाफा कमाता है। वो कहते हैं मेरे बेटे जो है ना वो
उसकी ज़मीनें हैं, 5 रुपए कहते हैं कि मैं टमाटर जो है ना मेरा बेटा बेचता है 5 रुपए किलो, और 10 रुपए किलो भिंडी, वो कहाँ से कहाँ जाती है, मिडिल मैन कहाँ से कहाँ पहुँचाता है। अब ये सारे काम इतनी आसानी के साथ नहीं हो सकते। वो जो हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बन गया है, जिस तरीके से लोग पैसे बना रहे हैं, कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। तो मेरा ख्याल है पीटीआई के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, सियासी तौर पे बहुत उनके मसाइल हैं, लेकिन सियासी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि मुआशी तौर पर भी हुकूमत के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। खुर्रमशेर ज़मान साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, कैसे देखते हैं आज ज़ाहिर है वजीर खजाना की जानिब से बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उनकी जानिब से कहा गया है कि IMF की शराइत सख्त हैं जिनकी सियासी कीमत है। हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी जो अवाम है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है, रिलीफ कहीं नजर नहीं आ रहा। तो क्या होने जा रहा है? IMF से उन्होंने कहा है कि मजीद बातचीत करेंगे, क्या नेगोशिएट करना आसान होगा? जाहिर है IMF की शराइत तो बड़ी सख्त हैं, वो कहते हैं सब्सिडीज खत्म करें, रेवेन्यू बढ़ाएं, तो मजीद महंगाई क्या होने जा रही है? अच्छा देखिए, असल में बात यह है कि ये आपके सामने भी है कि जब 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली तो यहाँ पे दूध की नहरें तो नहीं बह रही थी ना। कहीं ऐसा तो नहीं था कि हमारे अकाउंट्स के अंदर इतना अरबों रुपए डॉलर्स की शक्ल में पड़ा हुआ था और जिंदगी बहुत बेहतर जा रही थी, हम IMF से पैसे नहीं ले। जी सही। खुर्रमशेर ज़मान साहब, आपकी तरफ दोबारा भी आएंगे। एहतशाम साहब, अभी जिस तरह से गवर्नमेंट से जब भी सवाल होता है तो वो पिछली हुकूमतों को इसका कसूरवार ठहराती है, कहती है कि पिछली हुकूमतों का सारा करता धरता है। आपको क्या लगता है किसी हद तक पिछली हुकूमतें भी इसके अंदर उनका भी रोल रहा है? सोनिया, दो राय नहीं है कि जिम्मेदारी तो दोनों पे है। अब जिस तरीके से पीपल्स पार्टी PMLN ने अपनी अपनी बारियाँ ली हैं और जिस तरीके से इक़्तिसादी सूरत हाल को ठीक करना था, टर्न अराउंड करना था, उस तरीके से काम नहीं हुआ। ठीक है, अब इसहाक डार साहब यही कहते रहे हैं और उनकी PMLN की हुकूमत के सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमने देखे 5% ग्रोथ रेट कर दिया था, इस हुकूमत ने आके 0 पे मनफी में ले गए हैं, अब 1.5% की ग्रोथ रेट पे ये मौजूदा माली साल है, अगले साल की प्रोजेक्शन 4% ग्रोथ रेट की करने की बात हो रही है। देखिए, ये मुश्किलात तो अपनी जगह हैं, कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा हुई, ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन अहम सवाल यह है कि आप बार बार पीछे वालों की बातें करके तो अपना काम जो है नहीं कर सकते। नहीं हुआ। आजिज धामरा साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आजिज धामरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आजिज धामरा साहब, आपने भी देखा होगा आज वजीर खजाना की जानिब से बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। IMF की सख्त शराइत के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा है कि इसकी सियासी कीमत जो है वो होगी। जाहिर है ऐसा लग रहा है कि महंगाई जो है वो मजीद बढ़ने वाली है, मुल्क ऑलरेडी जो है महंगाई की चक्की में पिस रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि ये सारा जो करता धरता है वो पिछली गवर्नमेंट का है। पिछली जब हमें हुकूमत मिली तो मुल्क की जो मुआशी हालत थी वो भी सबके सामने थी। तो आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं पिछली हुकूमतें भी इसकी जिम्मेदार रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मौजूदा जो तरीन है हुकूमत के पास, शौकत तरीन साहब, उन्होंने जो खतरनाक किस्म की बातें की हैं, यही बातें हम इनसे करते थे। आपको याद होगा जब ये असेंबली आई थी तो जो पहली स्पीच की अपोजिशन की लीडरशिप की जानिब से, वो अलग बात है कि हुकूमत ने उन तमाम बातों को मजाक के तौर पर समझा और ये तो NRO ले रहे हैं, ये तो NRO ले रहे हैं, मतलब अपोजिशन को उन्होंने दीवार से लगाया हुआ है, अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाऊंगा, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। मगर उनकी बातें आज उनका पीछा करते करते अपनी काबीना से उन्हीं की बातों को आज सामना करना पड़ रहा है मौजूदा वजीर आजम को। यही बातें हमने की थी कि आपके पास कोई टीम नहीं है। अब मिसाल के तौर पर अगर ये कहते हैं प्राइम मिनिस्टर कि साबिका हुकूमती जो अदवार थे वो जिम्मेदार है, तो भाई साबिका हुकूमतों के जो वजीर खजाना है वो तो आप काबिना में पकड़ पकड़ के उनको आप लाते हैं। हफीज शेख को आप पकड़ के लेके आए, उनसे आपने 2 साल का काम चलाया, फिर भी आपने वजीर खजाना वही उन्हीं अदवार का थे और तनकीद भी उन्हीं हुकूमती दौरों के ऊपर थी। ये जो वजीर खजाना है ये किस दौर का था? ये भी उसी दौर का है। तो आप ये जो तनकीद करते हैं कि साबका दौर के अंदर ये सारी चीजें हुई थी, उनके वजीर खजाना और मईशत की गाड़ी के जो ड्राइवर थे वो तो यही वजीर खजाना है ना। एक गया और दूसरा आया, और जो बातें अभी इन्होंने की है वो आईना दिखाया। देखिए, अभी भी के वक्त और मेरी लीडरशिप ने ये कहा था और खुद ने कहा था कि हम पे COD करने के लिए तैयार है। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि ये हनीमून पीरियड जो आपने 1 महीने का रखा है, ये हम आपको 6 महीने देने के लिए तैयार हैं। आए मिल बैठ के जो मईशत की बात है उस पर हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, बाकी आप हमारे खिलाफ जो भी कार्रवाइयां करते रहें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहली मर्तबा ये कहा किसी भी अपोजिशन की जमात की जानिब से
कि कदम बढ़ाओ इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं, जिसके ऊपर हमारे ऊपर तनकीद हुई थी। लेकिन दामरा साहब अब लोग जो बात कर रहे हैं, माजत के साथ आज दामरा साहब जो लोग बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे पीटीआई है, चाहे आपकी पार्टी है, या नून वाले हैं या बाकी लोग हैं, वो जो जिस तरफ इशारा किया आज उन्होंने, वो बड़ी खौफनाक बातें की उन्होंने। वो तो खुदा ना खास्ता ये बात कर रहे हैं कि मुल्क का डूब जाएगा अगर 5% ग्रोथ नहीं होती, और लगता नहीं है 5% ग्रोथ आसानी के साथ हो। मेरा सवाल आपसे है कि मेरा सवाल ले लें, मेरा सवाल आजी साहब ये है कि जिस तरीके से हमारा रोज़ का मामूल बन गया है, सियासी लड़ाई हमारी ज़ाती दुश्मनी में बदल गई है, अब कोई तरीका ऐसा नहीं ढूंढा जाए कि मिल के बैठा जाए कि खुदा ना खास्ता मुल्क जिस तरफ जा रहा है, ये जो तरक्की माकूस कहते हैं नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, इसको ब्रेक लगाने के लिए सारे लोग, सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठ जाएं। देखिए यही मुख्य सवाल है जो अभी आप कह रहे हैं या तरीन साहब ने जो बयान किया। चलो हमारी बात वज़ीर आज़म साहब को समझ में नहीं आती, मगर आपका सवाल ही शायद वो सुन के और समझ ले। यही तो बातें हम कर रहे थे, यही तो रोना हम रो रहे थे कि कदम बढ़ाओ इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं। यही तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे थे ना। मगर उसके जवाब में हो क्या रहा था, अभी भी हम कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम को एक होप थी कि आप ये अपोजिशन के लीडर के तौर पर ये चोर डाकू उठ गए, ये महंगाई इनकी वजह से है। तो अभी आप कम कि एक जो होप थी पाकिस्तानी कौम की कि इमरान खान आएंगे, इन्होंने कहा था कि 100 दिन में मईशत भी ठीक हो जाएगी। सही, ठीक है। वो चीजें नहीं हो रही, अब वो चीजें अगर नहीं हो रही है तो हमने तो कहा ना, जब पहला इजलास हुआ था कौमी असेंबली का, कि हम आपसे सीओडी करने के लिए तैयार हैं, मईशत से हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, कदम बढ़ाएं इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं। हमने तो पहले ही कहा था ये। ठीक है, खुर्रमशेर जमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रमशेर जमान साहब, अब सियासी चैलेंजेस के साथ साथ मुआशी चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। हुकूमत के लिए इन चैलेंजेस से निमटना आसान होगा? जिस तरीके से IMF की शराइत हैं, जिस तरीके से आज वजीर ख़जाना साहब ने बात की, तो ये कैसे निमटेगी हुकूमत इससे? अच्छा देखिए, मैंने आपसे गुजारिश की, पहले भी मैंने आपसे कहा कि जिस वक्त हमें हुकूमत मिली थी उस वक्त दूध की नहरें तो यहाँ बह नहीं रही थी। ऐसा तो था नहीं कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, बड़ी मुश्किलात थी। वजीर आज़म पूरी दुनिया में गए, अपने दोस्त ममालिक के पास गए, उनसे उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा किया, क्योंकि मुल्क तो आपका डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। उसके बाद आपका जो है 2019 के अंदर आपका कोविड आ गया। कोविड के अंदर आप देखेंगे पूरी दुनिया जो है वो नीचे की तरफ चली गई, लेकिन वजीर आज़म साहब की पॉलिसी आपका मुल्क बेहतरी की तरफ गया। कम से कम हमने अपने आप को संभाल तो लिया। आपके एक्सपोर्ट्स बेहतर हो गए, आपकी इंपोर्ट्स कम हो गई, आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बेहतरी की तरफ चलेगी, डॉलर्स आपकी नीचे आ रही हैं। तो सारे फिगर्स हैं जो हमारे ऑपोजिशन मेंबर्स भी इस बात को जानते हैं, इसमें कोई छुपी ढकी बात नहीं है। लेकिन जाहिर है कि मुश्किलात तो बहुत ज्यादा है ना, आसानियां तो नहीं है। हमारा मुल्क कोई दुनिया का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला ममालिक तो नहीं थे। करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रही है तो वो आपके सामने वो बेहतर आ गए हैं। अब तो ये कह रही हैं कि हमने, लेकिन खुर्रम साहब माजत के साथ, खुर्रम साहब एक चीज बताइएगा, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि डिफॉल्ट से जिस तरीके से आपकी हुकूमत ने बचाया, वाकई सूरत हाल बड़ी ख़राब थी, करंट अकाउंट डेफिसिट भी बेहतर हो गया और चीज़ें भी बेहतरी की तरफ चलें। लेकिन अहम सवाल इस वक्त ये है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बड़ा वाज़े तौर पे वज़ीर ख़जाना का इशारा दे रही हैं कि हमें 5% ग्रोथ रेट चाहिए, अगर नहीं मिलता तो खुदा ना खास्ता ही मुल्क गया। अब कोविड के मसाइल अपने हैं। अब मैं जो सवाल कर रहा हूँ कि ये हमारी जो सियासी लड़ाई है हुकूमत और अपोजिशन की, ये आपको बिल्कुल मौका नहीं दे रही, क्योंकि सारे वजीर बैठ के शाम को टॉक शो में हम देखते हैं डिफेंड कर रहे होते हैं मैशत किस तरह से बेहतर करनी है। एहतशाम साहब माजरत के साथ खुर्रमशेर जमान साहब से इसका जवाब लेंगे, लेकिन मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है। ब्रेक लेंगे ना, इसके बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। मैं ये बात कर रहा था कि आप PTI की हुकूमत को वो कहते हैं चौमुखी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक तरफ सियासी जमातों के साथ मामला ठीक नहीं हो रहे, दूसरी तरफ मईशत है, फिर कोरोना है, फिर उसके बाद महंगाई उसमें सबसे ज़्यादा मसला बना हुआ है। इन सारे मामला को हल करने के लिए लोग कह रहे हैं कि एक फायर फाइटिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए कि कोई लड़ाई सुलह सफाई वाला मामला होना चाहिए। अब आप बात भी कर रहे हैं मुख्तलिफ वालों से कि अपोजिशन के साथ बैठे, अपोजिशन आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सियासी सूरत हाल तो चलें जब गंभीर है तो होगी ठीक होगी, ये मईशत वाला मामला बहुत ख़राबी की तरफ जा रहा है। तो आपके ख्याल में कैसे सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक जगह बैठ के मसले का हल तलाश कर सकती हैं? जी देखिए, इसमें तो ऑपोजिशन के पास जो सिनेरियो सारा बना हुआ है ना, इनके लिए तो बहुत अच्छा सिनेरियो बना हुआ है। ये देख रहे हैं आवाज़ मेरे ख्याल है खुर्रम साहब की नहीं।
चलें एहतशाम साहब, आपको क्या लगता है ये जो सियासी जमातें हैं, ज़ाहिर मुल्क के मुफाद के लिए किसी न किसी पेज पर तो आना ही होगा, कहीं ना कहीं से शुरुआत करना ही होगी, तो आपको लगता है कि ये जो दूसरी सियासी जमातें हैं, चलें सियासी मुफाद एक साइड पे करके मुल्क के मुफाद के लिए एक पेज पर आएंगी? देखिए सोनिया, मार्च के साथ जो हमने 90s की दहाई में जो हमने देखा है कि एक सियासी लड़ाई पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान थी, जिसको हम पैथोलॉजिकल हेट्रेड कहते हैं कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत थी कि मुझे याद है नवाज शरीफ साहब कहा करते थे कि बेनज़ीर की शक्ल सामने आती है तो मेरा खून खौल उठता है। इसी तरह उनके लोग भी कहते थे, अगरचे मरूमा तो इस तरह डायरेक्टली नहीं कहा करती थी, लेकिन सवाल ये है कि आज फिर वही माहौल बन गया है। ओपोजिशन की दोनों जमातें, उनमें दरारें पड़ गई हैं, चलें PDM का एक हवाले से मुश्किलात पैदा हो गई, लेकिन PMLN के साथ लड़ाई उसी तरह जारी है और बहुत से अवानों के साथ पीपल्स पार्टी के साथ भी लड़ाई वैसी जारी है। अब जिस तरीके से आज शौकत तरीन साहब ने बातें की हैं, ये डिमांड करती हैं सारी चीज़ें कि फॉर हेवन सेक आप अपने सियासी एजेंडे को थोड़ी देर के लिए दूर कर दें। ये खुदा न खास्ता मुल्क नहीं रहेगा तो फिर यह सियासत आप कहाँ करेंगे। लेकिन सोनिया, आप देख लें, अब मसला दो तरफ का है। एक तरफ है कि हमारी सियासी लोग जिस तरह सोच रहे हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी जिस तरह सोच रही है, और तीसरे हमारे माफिया जो हैं, उसके सारे कॉन्टेक्स्ट में आम आदमी 20 करोड़ लोग जो है ना वो 22 करोड़ लोग सफ़र कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि सारी की सारी पार्टियां वो अपने एजेंडे के साथ बात करना चाहती हैं। वो हुकूमत को कहती हैं कि जी आप हमारी ये बात माने तो फिर आगे चलेंगे। बिल्कुल एहतशाम साहब, और हालिया देखें इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से हुकूमत बात कर रही है, लेकिन अपोजिशन जमातें इस पर भी मानने को तैयार नहीं है। आजिज दामरा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। पिछली 7 दहाइयों से हम देख रहे हैं कि इलेक्शन में शफाफियत एक अधूरा ख्वाब बना हुआ है। 10 का इंतखाबात की मिसाल आपके सामने है। NA 249 के इंतखाबात में हमने देखा सभी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं सवाए पीपल्स पार्टी को या जीतने वाली जमात के। अब हुकूमत कह रही है कि मिलकर बैठते हैं, रिफॉर्म्स करते हैं, इंतखाबी इस्लाहात करते हैं, तो फिर अपोजिशन को एतराज़ क्या है, तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? मेरे ख्याल में बड़ी माजरत के साथ कि ये जो इलेक्शन कमीशन वाला आपने सवाल किया है, इससे इम्पोर्टेंट जो आपकी पहली जो डिस्कशन थी वो है, बड़ी माजरत के साथ कि यहाँ पर जो मैं गुफ्तगू आपकी सुन रहा हूँ वो ये है कि सियासी पार्टियां एक पेज पे नहीं है, सियासी पार्टियां अपने एजेंडा पे बात करती हैं। मैंने तो आपको बताया कि सियासी पार्टी के कायदीन ने इस हुकूमत के आते ही पहले नेशनल असेंबली के सेशन में क्या गुफ्तगू की, वो क्लिप आपके सामने पड़े, चला के दिखा दें कि हमने कहाँ अपने पर्सनल एजेंडे की बात की थी। हमने बिल्कुल नहीं की थी। दूसरी बात यह है कि मिसाल के तौर पर अगर सियासी पार्टियां एक पेज पे नहीं है, अपोजिशन को आप थोड़ा साइड पे रख दें कि चलो जी उनका सियासी एजेंडा है, उनका कोई कलेक्टिव एजेंडा नहीं है मईशत के हवाले से। अब आपको याद होगा कि इस हुकूमत के जो मुआशी कप्तान थे वो थे असद उमर साहब, और असद उमर पाकिस्तान की ये वाहिद हुकूमत थी जो ड्यूरिंग बजट आने के उस प्रोसेस के असद उमर साहब तब्दील हो गए थे, आपको याद है। और हफीज शेख साहब आए थे। उस वक्त अपोजिशन ने ये कहा था, इतराज किया था कि आप अपोजिशन से नेगोशिएशन नहीं कर रहे, आप IMF को लेके आए हो, आप नेगोशिएशन नहीं कर रहे, आप IMF को खुद लेकर आए हो। उस पर हमारे ऊपर यही तनकीद थी कि अपोजिशन जो है वो बेजा तनकीद कर रही है हुकूमत के ऊपर। आज क्या हो रहा है, आज शौकत तरीन के बयानों के बाद लगता यूं है कि उस वक्त भी असद उमर साहब ने रेजिस्ट किया होगा IMF के इस शरात के ऊपर जो अभी बात हो रही है, मगर उसको शायद ये सजा दी गई थी कि आप ये बात क्यों कर रहे हैं IMF के हवाले से। IMF के कहने पे उन्होंने असद उमर को तब्दील किया, हफीज शेख को लेके आए। दामरा साहब, माजरत के साथ सूरत हाल बदल गई है। कर रहे हैं तो मैं आखिरी बात तो थोड़ी देर के लिए अगर आप पोजीशन को साइड में रखें, और अभी आप ये कह सकते हैं कि मौजूदा हुक्मरान और प्राइम मिनिस्टर की स्ट्रेटजी नहीं है, गलत है। असद उमर अगर चेंज हुए, आज वही बात अगर 2.5 साल के बाद शौकत तरीन कर रहे हैं, तो फिर ये जो आपका 2 साल का पीरियड है, फिर तो आप कौन से माफी मांगे ना। अच्छा चले, क्या किया जमान साहब से भी बात करते हैं। एक चीज दामरा साहब देखें, जो आप बात कर रहे हैं कि सबसे पहले आप आए, आपने बात की कि जी हाँ इकोनॉमी में बात करते हैं, कदम बढ़ाने की भी बात की, सब। अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज हम बात कर रहे हैं तो PMLN टोटली कहती है हमने किसी सूरत में हुकूमत से बात नहीं करनी। आपने हमें जेलों में भेजने के बाद चक्कियाँ हमें पिसवाई, आपने जाके जेलों की और काल कोठियों में डाला, हम आपसे बात नहीं करेंगे। उनकी स्पोक्सपर्सन बार बार ये मरियम साहबा कर रही हैं, मरियम औरंगजेब साहबा, और बिलावल साहब भी इफ्तान भट्ट के साथ कह रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमिंट का रोल होगा तो फिर हम साथ नहीं देंगे। मतलब इस हवाले से कि जी वो तो ठीक कह रहे हैं ना जी। अब सूरत हाल डिफरेंट है। कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर अगर इलेक्शन कमीशन आपके पास मौजूद है, जब तक कोई रिफॉर्म्स आए
तब तक जो है आप ये इंश्योर करें कि एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो नहीं होगा, वो इलेक्शन की हद तक। मैं जो मईशत वाली बात है, आपने मतलब जब भी आपसे बात की हमने, आप कह रहे थे कि ये एनआरओ मांगने आए हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, आप असेंबली में नहीं आएंगे। तो जारिए मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से इसका जवाब ले लेते हैं। खुर्रमशेर ज़मान साहब, आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन की जो तनकीद है वो जायज़ है? अभी जिस तरह से आजिज़ धामरा साहब भी बात कर रहे हैं कि स्टार्ट में जिस तरह से बिलावल भुट्टो ने भी कहा था कदम बढ़ाओ हम आपके साथ हैं, फिर शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि मईशत समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इत्तफाक़ राय के लिए ग्रैंड डायलॉग की बात की थी उन्होंने, लेकिन हुकूमत ने मौका ज़ाया कर दिया। अभी ऑपोजिशन ये कहती है कि जब भी हम किसी मौजू पर बात करने के लिए तैयार होते हैं, हुकूमत पहले ही एनआरओ का राग अलापना शुरू हो जाती है कि ये हमसे एनआरओ मांगते हैं, तो ऐसे माहौल में मिलकर बैठना तो फिर मुश्किल हो जाता है ना? नहीं देखिए, असल में इनके साथ मेरे ख्याल से बैठना मुश्किल क्या, मेरे ख्याल से नामुमकिन है, क्योंकि देखिए आपके सामने तो ये सीओडी की बात कर रहे हैं ना, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी की, लेकिन पीछे तो एनआरओ है। अब हम आपको किस तरीके से यकीन दिलाएंगे? जब ये फैटिफ का मामला भी आया था तो उस वक्त इन्होंने तो मुल्क को दाव पे लगा दिया था। इन्होंने तो कहा कि हमें एनआरओ दो, हमारे केसेस को खत्म करो, हमारी लीडरान को अरेस्ट ना करो जिनके ऊपर केसेस हैं। लेकिन खुर्रमशेर ज़मान साहब, अभी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से कह रहे हैं कि आए मिलकर इंतखाबी इस्लाहात करते हैं, तो इस पर क्या ऑपोजिशन की जानिब से किसी किस्म के एनआरओ की डिमांड की गई आपसे? उसमें बैठने के लिए ऑपोजिशन नहीं चाहती है कि रिफॉर्म्स आए। ऑपोजिशन की ये ख्वाहिश ही नहीं है कि बेहतर सिस्टम आए, बेहतर निजाम पैदा हो। ऑपोजिशन बिल्कुल भी नहीं ये चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर इनका मामला खत्म हो। देखिए ना कि जब हम जीतते हैं हम कहते हैं उसने रिगिंग की है, वो जीतते हैं तो वो कहते हैं रिगिंग की है। हम चाहते हैं अमेंडमेंट। अभी आपने देख लिया रवैया हुकूमत का, ये जो आप बार बार पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर सवाल उठा रहे हैं ना कि पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एजेंडा है, ये आप देख लें। लेकिन आजिज़ धामरा साहब, अभी इंतखाबी इस्लाहात पर तो हुकूमत कह रही है ना कि आए हमारे साथ मिलकर बैठे, क्योंकि आपके नॉलेज में भी है कि 7 दहाइयों से ये एक अधूरा ख्वाब भी बना हुआ है, तो अभी तो आप शुरुआत कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी है ना। देखें बीबी, मैं कह रहा हूँ कि जो हुकूमत, जिस हुकूमत का वजीर खजाना अलार्मिंग घंटी बजा रहा है, ये उस पर सीरियस नहीं है, तो ये तो इलेक्शन कमीशन की आप बात कर दिया। मिसाल के तौर पर इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात अभी आपने छेड़ी ही है, वो अभी बहस चल ही रही है, तो आप आर्डिनेंस लेके आए हैं। भाई मुल्क में क्या इलेक्शन हो रहे हैं क्या 2 महीने बाद? तो आप आर्डिनेंस लेके आए, आर्डिनेंस कितनी देर चलेगा? 3 महीने, 4 महीने के बाद खत्म हो जाएगा। मतलब आप अभी बात एक कर रहे हैं, आर्डिनेंस लेके आए हैं इलेक्शन के हवाले से। आप मतलब अजीब एक मंतक है इस हुकूमत का, इन्होंने कोई दिमाग नहीं है, कोई टीम नहीं है, ये सही समझ में बात भी नहीं कर सकते, इनकी कोई पॉलिसी नहीं है कि किस पे अपोजिशन इनसे बात करे। ऑर्डिनेंस का क्या तुक है? लेकिन वो आई साहब कहते हैं कि कामा कमेटी जो पार्लियामेंट की है, ये दोनों चीजें वहां पे तय हो गई थी कि जी हमने ऑर्डिनेंस लेके आना है 2 चीजों के लिए, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के लिए, वोटिंग मशीन के लिए, और दूसरा ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट देने के हवाले से। अब वो कहते हैं कि ये 3 महीने का पीरियड है, इससे पहले असेंबली का इजलास होगा, हम वहां से जाके अप्रूवल ले लेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। जवाब अगर पीटीआई दे तो मैं इससे बात कर सकता हूं। मतलब ये पूरी पाकिस्तानी कौम ये बात सुन रही है और जज कर रही है हुकूमत की इन पॉलिसियों पे। अभी दोनों अहम मौजू आप बहस कर रहे हैं, एक मईशत वाला और दूसरा इलेक्शन रिफॉर्म्स का। इलेक्शन रिफॉर्म्स में ये ऑर्डिनेंस लेके आए, ठीक है जी, ऑर्डिनेंस पे चलाएं, लेके आए रिफॉर्म्स, हमें क्या, आप तो कहते हैं ना कि हम ऑर्डिनेंस के थ्रू चलाएंगे सारे निजाम को, लेके आए। मईशत के लिए भी ऑर्डिनेंस लेके आए। आप बार बार वजीर खजाना जो तब्दील कर रहे हैं, आपकी नाकामी का एतराफ करें, हम ये कह रहे हैं आपको। आपके पास अभी वजीर खजाना ये बात कर रहे हैं, ये अपोजिशन नहीं कह रही है। अपोजिशन करे तो वो एनआरओ प्राइम मिनिस्टर मान तो रहा है धामरा साहब कि मुझसे भी बहुत गलतियां हुई हैं, अब इससे ज्यादा एतराफ वो क्या करें? ये कौन कह रहा है? ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ना। ये प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, उनकी जो अभी नुमाइंदगी है टीवी टॉक शोज में, हम इनकी बात को सही समझे, वजीर खजाना की बात को सही समझे या प्राइम मिनिस्टर की बात को सही समझे? हम किसकी बात को सही समझे? चलें इस पर बात करते हैं एहतशाम साहब, लेकिन एक ब्रेक के लिए ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद डिस्कशन के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। खुशामदीद एहतशाम साहब, अब सूरत हाल ये है कि ज़ाहिर मुल्क को संगीन सियासी और मुआशी चैलेंजेस का इस वक्त सामना है, लेकिन हुकूमत अपोजिशन है कि अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। क्या मिडिल ग्राउंड हो सकता है? सोनिया, सवाल तो बड़ा अच्छा है। आपने कहा क्या अपने अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। मेरा तो ख्याल है मौक़िफ़ पे नहीं डटे हुए, अपनी अपनी अना पे डटे हुए हैं। हाँ। देखिए अब सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, ये डिमांड करती है कि भाई सारी दुनिया हमारी तरफ देख ली है,
यूरोपियन पार्लियामेंट की तरफ से क्या मैसेज हमारे लिए आया, आप देख लें। फैटफ की आप देख लें, तलवार अभी तक लटक रही है। आज अफ़गानिस्तान से जो सूरत हाल ख़राब है, आप देख लें जिस तरीके से 4 हमारे लोगों को शहीद किया गया इधर अपने बलूचिस्तान बॉर्डर से जो हुआ अफगान साइड से। उसके बाद ओवरऑल आप जिस तरीके से दुनिया में ट्रीट कर रही है, तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठ के एक मैसेज ऑफ वननेस दें। इनकी लड़ाइयाँ ज़ाती तौर पे ख़त्म नहीं हो रही। आप देख लें जिस तरीके से, ठीक है, एक दूसरे से रिलीफ मांगने की बात हो सकती होगी, डेफिनेटली चाह रहे होंगे। अब PMLN के अगर किसी जगह पे बड़ा स्ट्रॉन्ग नुक्ता नज़र है कि हमें जेलों में डाला गया, सबूत के बगैर डाला गया, आप एक के बाद दूसरा हमारा बंदा जमानत पे बाहर आ गया वापस, तो उसमें वजन भी हो सकता है। वो एक अक्रॉस द बॉर्डर अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, इसमें भी वजन हो सकता है। पीपल्स पार्टी की अपनी डिमांड है, PTI का एक अपना कई हवालों से एक जिसको कहते हैं कि एक मौका बड़ा वजनी है कि करप्शन जो है इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, बार बार कहते हैं, लेकिन उनको बड़ी भारी कीमत सोनिया पे करनी पड़ रही है क्योंकि करप्शन खत्म करने के लिए माफियाज हैं। माफियाज आप देख लें हर जगह पे बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट खुद मानती है कि हमें कामयाबी नहीं हो रही है माफियाज की वजह से। तो मेरा ख्याल है सवाल ये है कि अब कहीं ना कहीं बैठ के मिडिल ग्राउंड इसलिए तलाश होगा कि आप कोई बैठे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज आए। पहले तो उनको मनाना बड़ा आसान काम नहीं होगा। अब रिसीविंग एंड पे होती है गवर्नमेंट। पहले तो यह है कि जब आप एक तरफ ऑफर कर रहे होते हैं, आप कल ही देख लें फवाद चौधरी साहब एक तरफ गुफ्तगू करते हैं, आए बैठते हैं, साथ ही वो कहते हैं आप पर्चियाँ ले लेके हुकूमत में आएँ। तो ये तंज के बगैर भी अगर बात हो सकती है, मेरा ख्याल है कोई सैनर माइंड जो है ना, जिस तरह असद उमर हैं, इस तरह कुछ और लोग हैं, उनको बीच में डालें, तो तलखी को कम करें। पहले सबसे बड़ी बात है तलखी को कम करें। पार्लियामेंट तो डिसफंक्शनल है, बिल्कुल चल ही नहीं रही कि वहाँ जाने की तो बात छोड़ दें, अंदर नहीं बैठ सकते, बाहर बैठ के कुछ असूल तय कर लें कि हमने क्या करना है। मेरा ख्याल है जिस तरीके से ये महाजराई इतनी बढ़ गई है, जिससे इंस्टेबिलिटी सियासी महाज पे भी और पॉलिटिकल महाज पे भी बढ़ गई है, ये इतनी आसानी के साथ वापस नहीं आएगी। इनिशिएटिव हुकूमत को लेना पड़ेगा। लेकिन आप देख लें बातें लोग कर रहे हैं कि जी पता नहीं हुकूमत कल की है, परसों की है। लोग दावे कर रहे हैं कि जी ये तो जल्द छोड़ जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में असद उमर भी कहते हैं कि किसी दबाव में नहीं आएंगे, असम्बलियाँ तोड़ देंगे। अब यह है कि कहीं उस तरफ तो नहीं जा रहे। तो मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया कि जल्दी जल्दी फैसले किए जाएँ और बैठा जाए। अगर नहीं बैठेंगे तो मेरा ख्याल है सूरत हाल अपने हाथ से निकल जाएगी। जी सही, ठीक है। धामरा साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी एहतशाम साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी। अब जाहिर है आपकी भी तनकीद दुरुस्त है। हुकूमत कह रही है कि उनका भी मौक़िफ़ एक अपना है। आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो बात तो करती है, हमें इनवाइट तो करती है मुज़ाकरात के लिए, लेकिन साथ में हम पे इल्ज़ाम भी लगाती है माहौल साजगार नहीं है। इससे पहले भी हमने पेशकश की थी खुद हुकूमत को, उस वक्त मानी नहीं। लेकिन धामरा साहब कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना, कहीं ना कहीं। अब हुकूमत बहरहाल आपको दावत दे रही है, तो आप नहीं समझते कि एक अच्छा मौका है मिल बैठकर मुल्की मुफाद के लिए आगे बढ़ा जाए? देखें, मेरे कहने का मकसद अगेन ये है कि ये जो आप कह रही हैं कि सियासी जमातें और हुकूमत आपस में लड़ रही हैं, सियासी जमातें मुल्की मुफाद के किसी भी पॉइंट पे हुकूमत से नहीं लड़ी। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। हुकूमत लड़ रही है सियासी जमातों से। हुकूमत कह रही है, प्राइम मिनिस्टर ने एक नहीं कई बार कहा कि ये चोर और डाकू हैं। मैं असेंबली में इसलिए नहीं कि वहाँ चोर और डाकू बैठे हैं। वो पुरानी बातें ना धामरा साहब, अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आजकल नहीं बारह में कह रहे हैं, आजकल वो खुद भी नहीं कह रहे, अपने वजीरों को भी कह रहे हैं हाथ थोड़ा रखें। देखें, या तो वो अपनी नाकामी का एतराफ करें कि हाँ कर चुके हैं, धामरा साहब कह चुके हैं। असेंबली में आए ना, वो यू टर्न ले लेते हैं भाई। क्या गारंटी है वो कहें कि मेरे कहने का ये मकसद ही नहीं था। वो आ जाए असेंबली में, पार्लियामेंट में। इन सारे मसलों का हल पार्लियामेंट में है ना, बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से तो नहीं है। वो आए पार्लियामेंट में, जहां से वो शर्माते हैं, जहां से वो मिसिंग पर्सन है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम नहीं लड़े इससे। अच्छा, 1 से 2 ऐसी अमेंडमेंट आई हैं जिसमें अपोजिशन ने हुकूमत का पूरा साथ दिया है। हालांकि इनकी नाअहली की वजह से वो तमाम जो इंस्टीट्यूट जिसके हेड को ये एक्सटेंशन देना चाहते थे, उसमें तो उन पे बहस शुरू करवा दी थी। अगर अपोजिशन बीच में ना आती, ये कानून साजी नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए हमने पहले ही कहा था कि हमारी 2 राय नहीं है इस बात में, मगर आप अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें। मिसाल के तौर पर आपके टॉक शो में उनके जब नुमाइंदे आते हैं तो कौम ये देखती है कि ये PTI बात कर रही है, खुर्रम शेरजमा नहीं, PTI बात कर रही है। अगर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं तो ये मेरी जाती राय नहीं है टॉक शो के ऊपर, मेरी पार्टी की बात होती है। मगर उसमें आप कहेंगे कि जी ये तो हमसे एनआरओ मांग रहे हैं, अभी भी ये कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर एक बात कह रहा है, इनके वजीर खजाना डरोने ख्वाब दिखा रहा है। मतलब कहाँ पे आप रुकेंगे? इसलिए सारी गलती का जो महवर है वो वजीर आजम साहब की अंजुमन रात है। अच्छा धामरा साहब, अभी में और तस्लीम करें कि यहाँ पे हमसे गलतियां हुई हैं।
ठीक है, आपकी ये तनकीद दुरुस्त है कि पार्लियामेंट जो है वो डिसफंक्शनल हो चुकी है, पार्लियामेंट में बहुत सारे मौजूआत पर बहस नहीं होते, प्राइम मिनिस्टर आते नहीं है, लेकिन अभी जो हालिया इंतखाबी इस्लाहात का मामला है इस पर आपका स्टांस क्या है? ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक इशारा दिया है, ग्रीन सिग्नल दिया है, तो इस पर आप आज भी खुशाब में इलेक्शन हो रहा है PP84 में। मैं हाँ। आपको पहले ही बता देता हूँ, जो जीतेगा वो किसी सूरत, जो हारेगा किसी सूरत में नहीं मानेगा कि जीत गया दूसरा मेरा मुखालिफ। सर जी, ये रवैयों की बात होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के बाद भी ये बात आएगी। ये आज का प्रोग्राम रिकॉर्ड पर रख लें आप। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की जो बात कर रहे हैं ना, इसके बाद वजूद भी ये बात आएगी कि एरर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। देखिए, इसमें थारोली बात करने की जरूरत है, मगर अगर ये सीरियस है तो ये 2 आरडी जल्दबाजी में आने का सबब क्या है? क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने में कोई 2 महीने के बाद कोई ऐसा कोई इवेंट हो रहा है जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट डलने, जिसपे आप ऑर्डिनेंस तो इस पे एतराज भी तो नहीं होना चाहिए ना? नून वालों को तो बड़ा शदीद एतराज है कि 90 लाख, उनका ख्याल है 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी सारे PTI के सपोर्टर हैं। सर एक बात सुने, अगर ये इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं आते तो क्या ये ऑर्डिनेंस जो आप लेके आए ये कंटिन्यू चलेगा 2023 की इलेक्शन तक? मतलब कोई सेंस होती है ना? आप क्या करने जा रहे हैं? चलो PMLN एतराज करती है या कोई भी पार्टी एतराज करती है, हमने भी माजी में हुकूमतें चलाई है, कोई हम बाहर से नहीं आए थे, हम अपोजिशन की जमायतों को राजी करते थे, उनसे बात करते थे। सर वो राजी कर तो रहे हैं ना, और अगर हुकूमत ये इंतखाबी इस्लाहात लेकर आ रही है तो इसमें हुकूमत का कोई जाती फायदा तो नहीं है ना? PTI का जाती फायदा तो नहीं है। मेरा सवाल है, प्राइम मिनिस्टर सर आपको दावत दे रहे हैं, फवाद चौधरी साहब रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते हैं कि आए हमारे साथ बैठे। देखिए आपकी चैनल की तवज्जो से मैं ये सवाल रखना चाहता हूँ, आपके चैनल के, ये किस डेलीगेशन के तौर पर किस लीडरों से मिले हैं और उन्होंने इनको जवाब दिया है? उन्होंने भी एक प्रेस में बयान दे दिया है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी प्रेस में बयान दे दिया है। कहां पर सीरियस इनिशिएटिव लिया गया है? आपका मतलब है कि बाकायदा तौर पे हर पार्टी को एक दरखास्त लिख के भेजें, एक उनको इनविटेशन भेजें? नहीं, इस तरह नहीं होता। इस तरह नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर साहब बादशाह सलामत बयान दे दें और वो यूटर्न के माहिर हों और आगे चल के वो अपना यूटर्न ले लें। इस तरह नहीं होता। आप अहम कानून साजी करने जा रहे हैं, आपको बात करनी पड़ेगी, आपको कमेटी बनानी पड़ेगी कोई सीरियस लोगों के ऊपर। अब फवाद चौधरी साहब इस्लामाबाद में बैठ के कहते हैं कि बड़ी जबरदस्त धांधली हुई कराची में। अभी आपके प्रोग्राम से आने से पहले एक प्रोग्राम में आफ्ताब जहांगीर इनके मैंने वो कहते हैं कि हमारी ग्रुपिंग की वजह से ये सीट आ रहे हैं हम। तो मतलब किसकी बात पे एतबार करेंगे आप? सही। तो एहतशाम साहब आपको क्या लगता है, क्या वाकई हुकूमत के लिए संजीदगी से एफर्ट्स नहीं की जा रही? बात तो ये है कि जिसको कहते हैं बॉल हुकूमत की कोर्ट में है, हुकूमत को फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि राजी हुकूमत को करना पड़ेगा। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डिमांड ऐसी भी होती है कि वो वाकई जिसको कहते हैं मानी नहीं जा सकती, लेकिन पहला फ़र्ज़ तो बनता है कि उनको बिठाएं। वो बैठने के लिए तैयार नहीं है। अब जिस तरीके से PMLN की क़यादत उनके सारे लोग कहते हैं जी हमने आपके साथ नहीं बैठना, सबसे बड़ी पार्टी तो वो है ना, पीपल्स पार्टी तो महदूद होकर रह गई है सिंध की हद तक। अगर वो PMLN वाले नहीं बैठते तो फिर आप मुझे बताएं बातचीत कहाँ से शुरू होगी? तो बेहतर ये कि सबसे पहली बात है सोनिया के माहौल को साजगार बनाया जाए। सर वो बात करने के लिए तैयार नहीं है तो माहौल कैसे साजगार होगा? पार्टी पूरे मुल्क में है, पूरे मुल्क में है, दोनों ऐवानों में है और KPK में भी हमारी नुमाइंदगी है, पंजाब में भी है, सिंध में भी है। ये चारों सूबों की जंजीर जो बीबी होती, आपने छोड़े नहीं उस लायक उसको। हुकूमतें आने जाने चीजें हैं। हुकूमत को कंपेयर करके पार्टी वफाकी है, अभी भी हर जगह पे जड़े हैं और हम मौजूद है कश्मीर में। लेकिन धामरा साहब आपको नहीं लगता कि संजीदा जो कौमी मामलात हैं इन पर सियासत की बजाय कौमी मुफाद में ही जो मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है, इस मौके को जाया नहीं करना चाहिए? मैं देखें वही कह रहा हूँ बीबी के उन्होंने कहाँ पर ये दावत दी है, कौन सा डेलीगेशन बनाया, किस पार्टी बाकायदा तौर पे दावतनामा भेजना चाहिए? आप ये कह रहे हैं मुल्क के मुफाद की बात है, आ जाए आप भी, कुछ तजवीज आप दें, कुछ गवर्नमेंट दें, मामले को सुलझाएं, आगे बढ़ें। और वो यूटर्न ले लेंगे, 2 दिन के बाद यूटर्न ले लेंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए इन्होंने। चलें ठीक है, प्रोग्राम का वक्त धामरा साहब खत्म हो चुका है। बहुत आपके वक्त का, एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।